हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। आज के क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग बढ़ते हैं पिछले क्लास के होमवर्क चेक की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले क्लास का होमवर्क। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास का जो पहला होमवर्क था वो था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था पिछला। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला जो सेंटेंस था, क्या वे लोग पटना में नहीं रहते रहे थे। क्या वे लोग पटना में नहीं रहते रहे थे, यानी कि इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का पैटर्न फॉलो करना है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का जो पैटर्न है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो क्या था। तो सबसे पहले तो हैड का प्रयोग करेंगे, है ना। हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बिन का प्रयोग करेंगे। हैड दे नॉट बिन, उसके बाद बिफोर लिविंग इन पटना, है ना। क्या वे लोग पटना में नहीं रहते रहे थे। तो इस प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। दूसरा है, क्या तुम लोग 2 महीने से पढ़ाई नहीं करते रहे थे। हैड यू नॉट बिन रीडिंग फॉर 2 months, है ना। यहाँ पे रीडिंग की जगह पर स्टडिंग भी लगा सकते हैं, STUDYING। तीसरा है, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें सलाह नहीं देता रहा था। हैड योर ब्रदर नॉट बीन एडवाइजिंग यू। चौथा है, तुम किससे बातें कर रहे थे। तुम किससे बातें करते रहे थे। तो ये जो वाक्य है ये WH क्वेश्चंस का वाक्य है। किससे, टू whom हैड यू बिन टॉकिंग। ठीक है, किससे, तो किससे के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बातचीत हो रही है। तो बातचीत होने में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। टू whom हैड यू बिन टॉकिंग। पांचवा है, वे लोग 5 वर्षों से कहाँ रहते रहे थे। वेयर, यहाँ वेयर जो है वो WH वर्ड है, ठीक है। तो वेयर हैड दे बिन लिविंग फॉर 5 years। छठा वाक्य है, राजू 2 दिनों से क्या पढ़ता रहा था। व्हाट, क्या, हैड राजू बिन रीडिंग 2 दिनों से, तो फॉर 2 days। सातवां वाक्य है, वह 4 घंटों से क्या करता रहा था। व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर 4 घंटों से, तो 4 hours। 8वां सेंटेंस, तुम लोग सुबह से पढ़ते क्यों नहीं रहे थे। ये WH प्लस नेगेटिव आ गया। व्हाई हैड यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस का प्रयोग क्या हुआ, क्योंकि यहाँ डिफिनिट टाइम ऑफ पीरियड आ गया। 9 है, हम लोग उसकी मदद क्यों करते रहे थे। वाई हैड वी बीन हेल्पिंग हिम। 10वां है, वे लोग 2016 से शहर में क्यों नहीं रहते रहे थे। वाई हैड दे नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2016। यहाँ पे डेफिनेट टाइम ऑफ पीरियड दिया हुआ है, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपके
ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं अगले होमवर्क सेंटेंस इन अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो ये 2 in 1 होमवर्क था। तो पहला सेंटेंस देख लिया जाए, हैव यू नॉट बीन डूइंग योर ड्यूटी। तो यहाँ पे देखिए हैव का प्रयोग कर दिया गया जो कि गलत है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग चलना है तो हमें क्या करना है, हैड का प्रयोग करना है। हैड यू नॉट बीन डूइंग योर ड्यूटी। दूसरा सेंटेंस है हैड पीपुल नॉट वर्शिपिंग ऑफ द गॉड। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, हैड पीपल नॉट, बिन का प्रयोग करेंगे, बिन का प्रयोग नहीं किया गया है। वर्शिप है तो वर्शिपिंग हो जाएगा, द गॉड, ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा सेंटेंस है हैव वी नॉट रीडिंग फॉर मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी गलतियाँ की गई हैं। हैड हो जाएगा, है ना, वी, इसके बाद नॉट के बाद बिन का प्रयोग करेंगे। बिन का प्रयोग नहीं किया गया है, बिन का प्रयोग करना है क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बिन का प्रयोग करते हैं। रीडिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, फॉर मॉर्निंग लिखा गया है जो कि गलत है। मॉर्निंग इज द definite period of time and that's why we should use since. Next, why have they calling you? Why had they been calling you? Next sentence, why had he lived there since years? Why had he been living? lived का प्रयोग गलत है क्योंकि वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करना है। living there, 4 years का प्रयोग होगा because years is not a different time of period, that's why we should use for, not since. Next, why had you played for hours? Why had you been playing for hours? सातवां है why have I been asked you for help? Why had I been asking you for help? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। why has she singing since morning? तो इसमें देखिए कि why had she been singing since morning? नौमा है why had we not drawing pictures? Why had we not, बिन का प्रयोग कर देंगे, बिन ड्राइंग पिक्चर्स। और लास्ट सेंटेंस why has राजू। तो why के बाद had का प्रयोग करेंगे, राजू बिन वेटिंग फॉर यू। तो ये था सेंटेंस करेक्शन का। मैं इसका हिंदी बता दे रहा हूँ क्योंकि ये 2 in 1 होमवर्क था। तो हैड यू नॉट बीन डूइंग योर ड्यूटी, क्या तुम अपना काम नहीं करते रहे थे?
या क्या तुम अपना कर्तव्य नहीं निभाते रहे थे। इसके बाद है हैड पीपल नॉट बीन वर्शिपिंग द गॉड, क्या लोग भगवान की पूजा नहीं करते रहे थे। हैड बी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम लोग सुबह से पढ़ते नहीं रहे थे। वाई हैड दे बीन कॉलिंग यू, वे लोग तुम्हें क्यों बुलाते रहे थे। वाई हैड ही बीन लिविंग देयर फॉर ईयर्स, वह वहाँ वर्षों से क्यों रहता रहा था। वाई हैड यू बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, तुम घंटों से क्यों खेलते रहे थे। वाई हैड आई बीन आस्किंग फॉर योर हेल्प, मैं तुम्हें मदद के लिए क्यों बुलाता रहा था। वाई हैड शी बीन आस्किंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैड शी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से क्यों गाती रही थी। वाई हैड वी नॉट बीन ड्राइंग पिक्चर्स, हम लोग तस्वीरें क्यों नहीं बनाते रहे थे। वाई हैड राजू बीन वेटिंग फॉर यू, राजू तुम्हारा इंतज़ार क्यों करता रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट होमवर्क की ओर। और जो आपका अगला होमवर्क था डिक्टेशन प्लस मीनिंग प्लस सेंटेंस का था। मैंने आप लोगों को डिक्टेशन लिखवाए थे और आप लोगों ने डिक्टेशन को लिखा था, लेकिन उसका हिंदी मैंने नहीं बताया था। आप लोगों को कहा गया था कि हिंदी को आप लोगों को सर्च करना है, डिक्शनरी से सर्च करो, कहीं से भी सर्च करो, लेकिन सर्च करके लिखो, या यदि आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए चेक कर लिया जाए। पहला शब्द है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर, ठीक है। ऑल टुगेदर माई परफॉर्मेंस वाज गुड, कुल मिलाकर मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा, ठीक है। एंग्जाइटी, चिंता। एंग्जाइटी इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ए मैन, मानव का सबसे बड़ा शत्रु चिंता है, ठीक है। ऑलरेडी, पहले ही। आई हैव ऑलरेडी बुकड दिस प्रेजेंट, मैंने इस उपहार को पहले ही बुक करवा लिया। अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, ठीक है। चूज द अप्रोप्रिएट वे टू योर सक्सेस, अपनी सफलता के लिए उचित मार्ग को तलाश करें, उचित मार्ग का तलाश करें। ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब दर्शक। ऑडियंस वे आर एक्साइटेड टू सी MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड हो गई। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है अनुपयुक्त, है ना, तकलीफ देह। इट इज़ वेरी ऑकवर्ड टू सिट इन द सन इन आफ्टरनून, दोपहर में धूप में बैठना काफ़ी ऑकवर्ड होता है, काफ़ी तकलीफ देह होता है। बैचलर, तो बैचलर का मतलब होता है कुंवारा या स्नातक। ही इज़ ए बैचलर, वह एक कुंवारा लड़का है। या फिर ही हैज़ डन बैचलर इन कॉमर्स, उसने कॉमर्स में बैचलर किया है। अगला है कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है मुहिम, कोई अभियान चलाना, है ना। नाउ एडेज द कैंपेन ऑफ प्लांटिंग ट्रीज आर गोइंग ऑन, आजकल वृक्षारोपण के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। अगला है चैलेंज। तो चैलेंज की मतलब, चैलेंज का अर्थ होता है चुनौती, है ना। एक्सेप्ट योर चैलेंज, अपनी चुनौती को स्वीकार करें। कॉम्प्रिहेंसन, कॉम्प्रिहेंसन का मतलब होता है समझ, ठीक है। आप लोग कॉम्प्रिहेंसन बनाते भी होंगे, पैसेज वगैरह, जो अनसीन पैसेज होता है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रिहेंसन, यह आपके समझ के ऊपर आधारित होता है। अगला है कॉन्शस। कॉन्शस का मतलब होता है चेतना या जागरूकता, ठीक है। ऑलवेज बी कॉन्शस अबाउट व्हाट हैपनिंग ऑल ऑफ अराउंड यू, मतलब अपने चारों ओर जो हो रहा है उसके बारे में आप जागरूक रहें, सचेत रहें। अगला है करिकुलम। द करिकुलम इज़ वेरी वास्ट, यह पाठ्यक्रम जो है काफ़ी विस्तृत है। अगला है डेंजरस। डेंजरस का मतलब खतरनाक। इट इज़ वेरी डेंजरस टू टच इलेक्ट्रिक वायर, बिजली के तार को छूना काफ़ी खतरनाक होता है। डिसीव, डिसीव का मतलब धोखा देना। नेवर डिसीव योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को कभी धोखा मत दो। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। आवर कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी से हमने डेमोक्रेटिक बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डिक्टेशन, मीनिंग और सेंटेंस ये तीनों कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस को सीखेंगे। धीरे धीरे हम लोग टेंस के खात्मे की ओर, टेंस के एंडिंग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। और मैं आप लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लगातार अभ्यास करते रहें।
बुक से, ट्रांसलेशन की बुक से, ग्रामर की बुक से इसका एक्सरसाइज करते रहें। और यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या आती है, कहीं कोई गलती होती है, या फिर आप लोग सोचते हो कि मैं बनाऊंगा तो फिर चेक कैसे होगा, तो उसके लिए मेरे पास बिल्कुल सॉल्यूशन है कि आप लोग अपने नोटबुक का जो आपने होमवर्क बनाया है या फिर किसी एक्सरसाइज को बनाया है, और यदि आप चेक करवाना चाहते हो तो आप उसकी फ़ोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो स्टूडेंट्स आइए सीखते हैं सिंपल फ्यूचर अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो भी क्रियाएं जो निकट भविष्य में होने वाली है, वह पढ़ेगा, वह आएगा, मैं खाऊंगा, वह जाएगा, इस तरह के जो वाक्य होंगे वे सारे के सारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएंगे। तो सिंपल सा इसको समझने का, पहचान करने का एक तरीका है कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा या गे या गी, गा गे गी लगा रहेगा तो हम लोग इसको समझेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, वह आएगा, वे लोग जाएंगे, वह गाएगी, इस तरह के जो वाक्य होंगे जिसके अंत में हम लोग देख रहे हैं कि गा या गे या फिर गी का प्रयोग होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे और अर्थ समझना है, केवल ये नहीं पहचाना कि शब्द के अंत में गा गे गी आ गया तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। हमें अर्थ भी देखना है कि घटना जो होगी वो निकट भविष्य में होने वाली हो। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो भविष्यत काल में जो घटनाएं होने वाली होंगी उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अब चलते हैं इसके रूल्स की ओर। तो हमारा जो रूल नंबर फर्स्ट होता है, आप लोगों को तो मालूम है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, सिंपल वाक्य, जैसे कि वह आएगा, वे लोग जाएंगे, वह गाएगी, इस तरह के जो वाक्य हैं वो सिंपल वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं। तो इसका रूल क्या है? बहुत ही सिंपल रूल है, आप लोगों को एक बार समझ लोगे तो बिल्कुल एकदम याद ही रहेगा। तो सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के फर्स्ट रूप का ही पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यदि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। वह कल पटना जाएगा, बहुत ही सिंपल सा वाक्य है, वह कल पटना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट है वह, तो ही। अब यहाँ सवाल आ जाता है कि किसके साथ सेल का प्रयोग हुआ, किसके साथ बिल का प्रयोग हुआ। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि आई एवं बी के साथ, आई एवं बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और बाकी सबके साथ, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है, इसमें समझने की चीज़ है कि आई और वी जब सब्जेक्ट के रूप में होंगे तो सेल का प्रयोग होगा, बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ विल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ही है, तो ही के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद वर्ब, जाना, गो, ही विल गो टू पटना। ठीक है, कहाँ जाएगा तो पटना, पटना हो गया ऑब्जेक्ट। कल, तो कल हो गया कॉम्प्लीमेंट, तो कल की अंग्रेजी क्या होगी? टुमारो, आने वाला कल है, टुमारो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 हमारा जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है ना, और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग करेंगे, है ना। वह नहीं आएगा, हम लोग नहीं खेलेंगे, इस तरह का जो वाक्य होगा जिसके अंतर्गत नहीं रहेगा तो हम लोग उसको नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लाएंगे। और इसका जो रूल होगा वो भी बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट, इसके बाद सेल या विल का प्रयोग कर दीजिए, और इसके बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, बस। बाकी सारा का सारा पैटर्न सेम होता है। अब देख लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, एकदम सिंपल सा वाक्य है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है आई, अब आई के साथ सेल या विल में से किसका प्रयोग होगा?
तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सेल का प्रयोग कर दे रहे हैं। आई सेल नॉट गो देयर, ठीक है, आई सेल नॉट गो देयर। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आई के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यदि वाक्य में अवश्य का प्रयोग होगा, वाक्य में यदि अवश्य का प्रयोग होगा, मस्ट, तब वहाँ क्या होगा कि सेल जिसके साथ लगता है वो उसके साथ बिल लगेगा, और जिसके साथ बिल का प्रयोग होता है उसके साथ सेल का प्रयोग होगा। यानी कि वहाँ हो जाएगा उल्टा, आई और वी के साथ बिल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ सेल का प्रयोग होगा। जैसे यदि यहाँ रहता है कि मैं वहाँ अवश्य नहीं जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाता है आई विल नॉट गो देयर। मस्ट का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, केवल सेल या बिल के प्रयोग में ही अंतर करके अवश्य का अर्थ ला दिया जाता है। तो अगला जो रूल नंबर होगा 3 वो होता है इंट्रोगेटिव के लिए, है ना, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव में आ जाता है सेल या विल का प्रयोग आगे हो जाएगा, है ना, सेल या विल आगे। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट अभी नहीं करेंगे, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब कॉम्प्लीमेंट, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखेंगे एक सेंटेंस ले लिया जाए, क्या वह किताब पढ़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य आ गया। अब सेल या बिल में से किसका प्रयोग करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही के साथ बिल का प्रयोग हो जाएगा, तो विल ही रीड अ बुक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे रूल नंबर 3 कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं आज के होमवर्क की ओर। इन 3 रूल्स के ऊपर आधारित होगा आज का होमवर्क। तो चलिए बढ़ते हैं होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क ये रहा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले। स्टूडेंट्स, आपका अगला जो होमवर्क है, व्हाट इज नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इट, राइट देयर डिफिनीशंस, यानी कि संज्ञा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं और इसके सभी भेदों की परिभाषा आप लोगों को लेकर के रखनी है। अगला जो है वो राइटिंग है। आप लोग राइटिंग लिखते रहे हो और या फिर नहीं लिखते रहे हो, ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि आप लोगों में से किसी ने अभी तक हमें अपने कॉपी की फ़ोटो नहीं भेजी है। तो आई डोंट नो, बट इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू दैट राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू राइट कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेंटेंस है कि चूज़ द राइट वे टू गेट योर सक्सेस, अर्थात एक उचित मार्ग, सही रास्ता चुनना होगा जो आपको आपकी सफलता की ओर ले जाता हो, ठीक है। चूज़ द राइट वे टू गेट योर सक्सेस एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द राइट वे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, ऑन विच वे आई हैव टू गो ऑन। तो इसके लिए आप लोगों को गाइडेंस लेना है। गाइडेंस आप किन से ले सकते हो, तो गाइडेंस आप अपने टीचर से ले सकते हो। लगातार अपने टीचर के कांटेक्ट में बने रहो, जो आपको बेहतर तरीके से जानते हैं, उनसे चैट करो, उनसे पूछते रहो, ताकि वे आपको सही दिशा दिखा सकें। क्योंकि एक टीचर का यह फ़र्ज होता है कि वे अपने स्टूडेंट्स को सही रास्ते पे चलना सिखाएं, ठीक है। एक मार्गदर्शक की भूमिका भी शिक्षकों की होती है। तो आप लोग अपने शिक्षकों से लगातार संपर्क में रहो, और सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना। ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट हैव यू, व्हाट क्वालिटीज हैव यू, अर्थात आपके अंदर क्या गुण है, आप लोग उसे पहचानें और उन गुणों को आप लगातार निखारते रहें, लगातार प्रयास करते रहें कि वे जो गुण आपके अंदर हैं वो बहुत बेहतर हो जाएं, ठीक है। तो आपको फिर ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप एक सफल व्यक्ति बन करके उभरोगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।